क्या आपको पता है कि जब आप रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू के अंदर जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है आपका इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए? तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से आपने बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो आजकल इंटरव्यू के सिनेरियो में बहुत सारे इंटरव्यू प्रोजेक्ट का जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से स्क्रैच बेस्ड पूछते हैं। ठीक है, मतलब आपको एक नोटपैड ओपन करवाएंगे और उसके अंदर आपको ऐसा बोला जाएगा कि आपको एक फ्रंट पेज डिजाइन करने का पूरा एक बूट स्ट्रैप या टेलविन का यूज करते हुए आपको एक वेब पेज का पूरा कोड लिखना है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत सारे शॉर्टकट टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे आपने कोई रेडीमेड टेम्पलेट ले लिया, उस टेम्पलेट को आपने डायरेक्टली रिएक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। कुछ स्टूडेंट आजकल चैट जीपीटी का यूज करते हैं या कोई भी जेन एआई टूल्स का यूज करते हुए वहां से पूरा डिजाइन ले लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। पर इस तरीके के मॉडल आपको डिजाइनिंग बेस तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन वो काम आप नहीं कर रहे हो। वो काम कौन कर रहा है? आपका जेन एआई कर रहा है। वो काम कौन कर रहा है? जिसने टेम्पलेट बनाया है। लेकिन यदि इस तरीके का डिजाइन बनाना है तो आप डायरेक्टली इस टाइप का डिजाइन नहीं बना सकते। इसके लिए आपको एक छोटा सा स्क्रैच बेस एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने एक स्क्रैच बेस प्रोजेक्ट बनवाया है जिसको देख करके आपका रिएक्ट के अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाएगी और इंटरव्यू के अंदर जो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसका आप आंसर बहुत इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, ये जो मेरा सेशन है इसके अंदर मैंने रिएक्ट जेएस के अंदर फ्रॉम स्टार्टिंग की कैसे हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और कैसे हम एक 5 वेब पेज एप्लीकेशंस रिएक्ट के अंदर बनाएंगे, वो भी स्क्रैच के साथ। उसमें बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं, कस्टम सीएसएस कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसके अंदर मास्टर लेआउट बनाया जाता है, कैसे हम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स बनाते हैं, कैसे इसमें हम वीडियोस लगाते हैं, कैसे हम इसमें इमेजेस लगाते हैं, ये सभी चीजें मैंने बहुत ही स्टैंडर्ड वे में बताई हुई है। ठीक है, इसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप का भी यूज किया और इसके अंदर मैंने कोई सा भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करा है। ये इसमें पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो स्क्रैच बेस्ड प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली मैंने रिएक्ट का कोर्स भी लॉन्च किया, उसमें बहुत सारे यूजर्स के भी कमेंट आए, मेल आए मेरे पास कि सर आप रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करो। तो इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। आप इस प्रोजेक्ट को यदि प्रैक्टिकली अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो तो ये 100% बिलीव है कि आपका जो प्रोजेक्ट बनाने का जो तरीका है वो आप बहुत अच्छे से इसके अंदर सीख सकते हो और ये इंटरव्यू के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। आप इस प्रोजेक्ट को जैसा मैंने बनाया है वैसा स्टेप बाय स्क्रैच पूरा फॉलो करते हुए बनाइए। आपको ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि आपने रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यूअर यदि आपको स्क्रैच में कुछ भी लिखवाता है, नोटपैड के अंदर लिखवाता है या वीएस कोड के अंदर लिखवाता है, तो आप बहुत आसानी से अपने प्रोजेक्ट्स के कोड को लिख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाइए तो पहले प्रोजेक्ट का पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से राउटिंग्स क्रिएट किया जाता है, रूट मैनेजमेंट किस तरीके से मैनेज किया जाता है, लेआउट कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से नेविगेशन रिएक्ट के अंदर मैनेज किया जाता है, रिएक्ट रूटर डूम का क्या यूज होता है, किस तरीके से लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करते हैं फॉर नेविगेशन पाथ, ये सभी चीजें इसके अंदर मेंशन्ड है। लास्ट तक आप वीडियो देखिए और यदि किसी भी टाइप का यदि आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स होता है, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को देखते हैं, तो मैं इसके बाद रिएक्ट का एक कंप्लीट फेज 2 प्रोजेक्ट भी लॉन्च करूंगा जिसमें मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस, अट्रैक्टिव और एनिमेटेड डिजाइन में यूज करूंगा जो एक मॉडर्न प्रोजेक्ट के अंदर होता है, जो एक रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है। हाउ टू क्रिएट 5 पेज वेब एप्लीकेशंस इन रिएक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको 5 पेज का कोई एप्लीकेशन बनाना है रिएक्ट में, तो आपको सबसे पहले अपन को क्या बनाने पड़ेंगे, 5 अलग अलग कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो हाउ टू क्रिएट 5 पेज वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट। 5 पेज वेबसाइट लिखो, इसको ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये नॉर्मल साइट है। यूजिंग रिएक्ट लाइब्रेरी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको फर्स्ट क्रिएट 5 कंपोनेंट्स फॉर होम एज अ home.js, about.js, services.js, contact.js एंड gallery.js। तो मतलब ये 5
अलग अलग पेज आपको पहले बनाना है। क्या क्या बनाना है? होम डॉट जेएस पेज बनाना है, फिर अबाउट पेज बनाना है, फिर सर्विसेज का पेज बनाना है, फिर कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है, फिर गैलरी का पेज बनाना है। ठीक है। सेकेंड स्टेप, क्रिएट कॉमन हेडर एंड फूटर कंपोनेंट। इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशंस के अंदर जो हेडर है, मतलब जो कॉमन हेडर और कॉमन फूटर, ये आपको बनाना है। सेकेंड इज दिस, जो मैं आपको ये दोनों चीज़ें बता चुका हूँ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है। हेडर कैसे बनाना है, फूटर कैसे बनाना है, ये भी बता चुका हूँ मैं। 5 अलग अलग मतलब कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करना है, ये भी बता चुका हूँ। ओके। यूज ऐप डॉट सी एस एस, ये आपको अपना खुद का स्टाइल बनाना है। ऐप डॉट सी एस एस में बहुत भीड़ है, तो अपना खुद का स्टाइल बना दो। क्रिएट स्टाइल डॉट सी एस एस, क्रिएट स्टाइल डॉट सी एस एस फॉर कस्टम सी एस एस, फॉर कस्टम सी एस एस। ठीक है। तो स्टाइल डॉट सी एस एस करके एक फाइल आप बना सकते हो, या कि आप एस आर सी में बनाना चाहते हो तो एस आर सी में बना लो, और यदि आपको पब्लिक के अंदर जा करके असेट्स में बनाना है तो वहाँ बना सकते हो, जैसा आपकी इच्छा। ठीक है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चौथे नंबर में इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी टू मैनेज पाथ। इसके अंदर आपको npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, इस टाइप की आपको एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। किसके लिए करनी पड़ेगी? पाथ को मैनेज करने के लिए करनी पड़ेगी। किसके लिए करनी पड़ेगी? पाथ को मैनेज करने के लिए। मतलब आपको कोई पाथ यदि बनाना है तो आपको इस लाइब्रेरी का यूज करके बनाना रहेगा। ठीक है। अब ये फिफ्थ नंबर में, क्रिएट राउट और पाथ फॉर ऑल कंपोनेंट, फॉर ऑल कंपोनेंट। ठीक है। इसके बाद आपको राउटिंग या पाथ बनाना पड़ेगा। जितने भी कंपोनेंट आप यूज करना चाहते हो उन सभी कंपोनेंट्स के लिए आपको ये करना कंपलसरी है। ठीक है। इसके बाद आएगा क्रिएट हेडर मेन्यू एंड लिंक ऑल पाथ ऑफ कंपोनेंट। अब आपको हेडर मेन्यू बनाना है और इसमें सभी लिंक को क्या करना, सभी पाथ को क्या करना पड़ेगा? आपको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसके बीच में, मतलब इतना करने से पहले आपको एक चीज पे और फोकस करना रहेगा। दैट इज कॉल्ड, क्रिएट राउट के बाद पहले, मतलब 5वां नंबर इसको डाल देना। क्रिएट मास्टर लेआउट, क्रिएट मास्टर लेआउट टू मैनेज ऑल पेज लेआउट। ठीक है। मतलब आपको एक मास्टर या मेन एक लेआउट भी बनाना पड़ेगा। क्रिएट मास्टर लेआउट कंपोनेंट, ये भी एक कंपोनेंट ही होगा, टू मैनेज ऑल कंपोनेंट लेआउट। लेआउट समझते हो ना, कंपोनेंट दिखेगा कैसा। ठीक है। उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर, अब आप हर कंपोनेंट में जा जाके तो आप डिजाइन नहीं करोगे। इससे बेटर ये है कि आप इस तरीके से बना सकते हो। तो मतलब दो तरीके से बना सकते हो, एक तो हेडर फूटर के थ्रू भी चाहो तो बना सकते हो। बाकी ये तरीका ज्यादा अच्छा होता है कि आपको एक मास्टर लेआउट बनाओ। कौन सा लेआउट बनाओ? मास्टर लेआउट। और उस मास्टर लेआउट के अंदर आप पूरी डिजाइनिंग करो। ठीक है।
तो वापस हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं। क्या नाम से था अपना प्रोजेक्ट्स? रिएक्ट दिस वन ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 5 अलग अलग कंपोनेंट बना लो। पहला स्टेप तो यही है। न्यू फाइल में जाएंगे, यहाँ पे होम डॉट जेएस। इसके बाद दूसरा क्या रहेगा? अबाउट डॉट जेएस। फिर क्या है नेक्स्ट? सर्विसेज डॉट जेएस। फिर क्या है? कॉन्टैक्ट डॉट जेएस। अगेन गैलरी डॉट जेएस। ठीक है। होम डॉट जेएस में जाएंगे, यहाँ पर आएगा फंक्शन होम रिटर्न ड्यू h1। ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने वेलकम इन होम पेज जो भी कंटेंट है मैंने ये दे दिया। और यहाँ पे एक पैराग्राफ दे दिया। अभी मैं इसमें डमी कंटेंट डाल देता हूँ। टाइप के साथ आता है ना? कहाँ आता है? इसमें नहीं आ रहा? इसमें नहीं आएगा? अच्छा, HTML5 नहीं है। ठीक है, तो लोरेम कंटेंट आप नॉर्मल ले लीजिए। लोरेम मतलब डमी कंटेंट। क्योंकि आप किसी का कंटेंट ऐसे कॉपी पेस्ट अभी जब तक ऑफलाइन है तब तक तो कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में आप नहीं कर सकते। दिस करेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट एक पेज बन गया। इसमें एक्सपोज डिफॉल्ट और यहाँ पे क्या कर दो, इसमें होम कर दो। ऐसे आपको अब एक पेज बनने के बाद आपको बस क्या करना है, नाम ही चेंज करना है। ठीक है। यहाँ पे क्या नाम कर दो, इसमें अबाउट। ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहाँ पे क्या जाएगा? इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीसरा कौन सा पेज बना, मतलब पेज नहीं बोल सकते इसमें, इसमें क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए सर्विसेज। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? कॉन्टैक्ट दे दो इसका नाम। और नेक्स्ट गैलरी। ठीक है। अब जैसे आपने ये अलग अलग कंपोनेंट बनाया, तो ये कंपोनेंट डायरेक्टली कॉल नहीं होंगे। ठीक है। अभी मैं बिना मास्टर के इसको मैनेज करके बताता हूँ। इतना क्लियर हो गया? मतलब सबसे पहले मैंने क्या बनाया, होम डॉट जेएस मतलब होम कंपोनेंट। दूसरा अबाउट बना दिया, सर्विसेज बना दिया। अब इन सब पांचों को अपन वेबसाइट में क्या होता है कि अपन पांचों को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए अभी आपका एक टाइम में सिर्फ एक ही कॉल कर सकते हो आप। या कि आप होम को कॉल कर लो, या कि आप अबाउट को कॉल कर लो, या कि आप सर्विसेज को कॉल कर लो, या कि आप कॉन्टेक्टस को कॉल कर लो, या कि आप गैलरी को कॉल कर लो। पर ऐसा तो रियल टाइम में नहीं होता। तो इसके लिए हमें इसका एक राउट क्रिएट करना होगा। राउट मतलब पाथ क्रिएट करना होगा। ठीक है। तो रूट मैनेजमेंट के लिए या पाथ मैनेजमेंट के लिए आपको एक लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। इसका नाम है रिएक्ट राउटर। ठीक है। रिएक्ट राउटर क्या है? ये दिस इज द लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी को पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। बिना इंस्टॉलेशन के आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। इसको कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा? npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। तो मतलब आप ये भी समझ जाओ कि रिएक्ट के अंदर कुछ भी नया आपको डालना है या कुछ भी नया ऐड करना है तो उसके लिए आपको लाइब्रेरी, मतलब उसके लिए आपको npm इंस्टॉल ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप टर्मिनल में जाइए। आप यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? पाथ मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये बता भी रहा है। देखो अब रिएक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसके अंदर बहुत सारे जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं उसमें कुछ ना कुछ वनरेबिलिटीज है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स ऐसा है कि जिसमें 6 प्रॉब्लम हायर भी हैं। देखो ये पहले से ये बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, कि वनरेबिलिटीज़ है। इसलिए नए नए वर्जन्स आते हैं। नए नए वर्जन्स क्यों आते हैं? नया फीचर देने के लिए नहीं आते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वनरेबिलिटीज़ होती है, इनको फिक्स करने के लिए आते हैं। इसलिए बोला जाता है ना कि आपको लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना चाहिए। तो लेटेस्ट वर्जन यूज़ करने के कारण ये नहीं होता कि आपको नया फीचर्स अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। उसका मतलब ये है कि जो उसके इंटरनल फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में जो प्रॉब्लम्स है उसको उसने क्या कर दिया है? सॉल्व कर दिया। अब इसको, इसके पाथ को बनाने के लिए, जैसे अब इसमें कोई एक्सएमएल फाइल तो है नहीं कि हम जा करके उसके अंदर पाथ बना दें, या कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो है नहीं जैसे जावा में होता है कि हम वहाँ पे जा करके पाथ बना सकते हैं। तो इसके अंदर आपको पाथ बनाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बना दिया। आप चाहो हेडर फुटर तो अपना बना हुआ है पहले से, ये बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। स्टाइल अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, मुझे अभी कोई स्टाइलिंग अभी यूज़ नहीं करनी है। अभी मैं नॉर्मल पहले एक ब्लैक एंड वाइट विंडो से ही मैनेज करूँगा। हालांकि मेरा स्टाइल भी नॉर्मल बना हुआ है। ये चौथा स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब पांचवा स्टेप मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आप मास्टर लेआउट, कौन सा लेआउट? मास्टर लेआउट, जहां पर हमारे पेज के अंदर के कंपोनेंट क्या होंगे? दिखेंगे। क्योंकि आप जो भी कंपोनेंट अभी तक आप बना रहे हो ये सब चाइल्ड कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट है? चाइल्ड कंपोनेंट। तो मास्टर लेआउट के लिए आप यहाँ पे इसका नाम लेआउट डॉट जेएस कर दो या मास्टर डॉट जेएस कर दो। मास्टर डॉट जेएस कर दोगे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मतलब नाम कुछ भी दे सकते हो। नाम के अंदर कोई ऐसा कोई इसमें कन्वेंशन नहीं है कि आपको यही नाम देना है, पर आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं इसका नाम यदि मास्टर डॉट जेएस दूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि ये मास्टर लेआउट। अब मास्टर लेआउट में क्या लिखेंगे? रिटर्न ड्यू। इसमें तो यही रहेगा। दो बंद हो गए, कोई बात नहीं। अब मास्टर लेआउट के अंदर एक रेडीमेड कंपोनेंट होता है जो चाइल्ड के अंदर के कंटेंट को शो करता है। उसका नाम है आउटलेट। क्या नाम है? आउटलेट। आउटलेट इज द रेडीमेड कंपोनेंट दैट इज यूज टू डिस्प्ले द चाइल्ड कंपोनेंट डेटा। मतलब जैसे आपने होम पे क्लिक करा तो होम के अंदर का जो पूरा डेटा होगा वो इस आउटलेट के अंदर जाके क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। जैसे आप अबाउट को चेक हिट मारोगे, अबाउट वाला जो कंपोनेंट है उसको लोड करोगे तो अबाउट कंपोनेंट का पूरा डेटा इस आउटलेट में जाकर क्या हो जाएगा? रेंडर हो जाएगा, या उस आउटलेट में जाकर क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूट हो जाएगा। आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मतलब आप ये बता सकते हो कि ये मास्टर लेआउट है। इस लेआउट के अंदर जो भी डिजाइनिंग करना है आपको, आप इस मास्टर लेआउट में पूरा डिजाइनिंग कर दो। ठीक है, और चाइल्ड कंपोनेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा? इसके अंदर जाके मर्ज होता जाएगा। तो ये है मास्टर लेआउट। ये स्टेप्स भी अपना कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ स्टेप में आते हैं। अब अपने को जितने भी कंपोनेंट हमने बनाया है, होम, अबाउट, सर्विसेज, इनके पाथ बनाने पड़ेंगे आप। मतलब रिएक्ट के अंदर आप किसी भी कंपोनेंट को डायरेक्टली उसके नाम से कॉल नहीं कर सकते। यूआरएल आप उसके नाम, जैसे स्लैश होम, होम डॉट जेएस है तो आपको जैसे एचटीएमएल में क्या होता है? होम डॉट एचटीएमएल बनाते हो तो सीधे होम डॉट एचटीएमएल के नाम से कॉल कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, आप रिएक्ट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोनेंट को आप बिना उसका रूट बनाए, बिना उसका पाथ बनाए आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप, मैंने क्या बताया कि इसके अंदर यदि पाथ बनाना है तो पाथ करने के लिए आप एक अलग से कंपोनेंट बना लो, ठीक है, रूट मैनेजर करके, या ऐप डॉट जेएस भी बना सकते हैं। इसका नाम दे दिया मैंने, ऐसा नाम देता हूँ जिससे आपको याद रहे, इसका नाम दे दिया मैंने रूट मैनेजर डॉट जेएस। ये जो रूट मैनेजर डॉट जेएस होगा ना, ये आपके जितने भी पाथ हो गए ना उसको मैनेज करेगा। नहीं, ये सिर्फ पाथ बनाएगा, रूट मैनेजर, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसको राउट रूट दोनों बोलते हैं, साउथ स्टाइल में राउट और नॉर्थ स्टाइल में रूट, ठीक है। साउथ इंडिया में पूरा इंग्लिश अलग प्रोनाउंसिएशन चलता है। यदि आप साउथ में जाके पढ़ लिए ना तो आपकी इंग्लिश पूरी जितनी भी रहेगी सब सही हो जाएगी। चेक बॉक्स को चेकर्ड बॉक्स बोलते हो। हाँ सही हो, हमारे वहाँ पे स्कूल में मैडम थे साउथ के केरन, हाँ। क्रिकेट को क्रिकेट ठीक है, साउथ वाले इधर का मजाक उड़ाते हैं, इधर वाले साउथ का मजाक उड़ाते हैं। अब कॉन्टैक्ट क्या है? कॉन्टैक्ट, कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट थोड़े ना, सी ए थोड़े ना, सी ओ है ना, कॉन्टैक्ट। यस यस, दिस इज करेक्ट। अब इसके अंदर आप देखो, इस ये जब अब भी आप रूट मैनेजमेंट करोगे तो इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आपको यूज करना है वो क्या यूज करना है? ब्राउजर राउटर। तो ये डी भी हटा दो क्योंकि इसमें किसी कंटेंट के लिए तो है नहीं, हम क्या क्या बना रहे हैं? पाथ बना रहे हैं। तो पाथ यदि हम बना रहे हैं तो इसके अंदर का जो कंटेनर है ना ये फिक्स रहेगा, और पाथ हमेशा एक ही बनाना है आपको। पूरे प्रोजेक्ट में रूट मैनेजर डॉट जेएस एक ही बनाना है, जितने भी कंपोनेंट के पाथ हैं सब यहीं पे डिफाइन करो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। अब इसके अंदर देखो, इसकी पूरी हिरारिकी है, रूट्स आ गया, फिर रूट्स के अंदर क्या होगा? रूट होगा, मतलब पूरा इसका हिरारिकी, पहले ब्राउजर रूटर, फिर रूट्स, फिर रूट्स के अंदर रूट। अब रूट में भी क्या होगा? इसकी ग्रुपिंग होगी। जैसे अपन रूट के अंदर क्या करेंगे, जैसे अपने, अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ही रिएक्ट में अपन 3 टाइप के लेआउट बना रहे हैं। एडमिन के लिए अलग लेआउट रहेगा, एडमिन डैशबोर्ड के लिए क्या रहेगा? अलग लेआउट रहेगा। यूजर डैशबोर्ड के लिए अलग लेआउट रहेगा, और नॉर्मल गेस्ट के लिए अलग लेआउट रहेगा। गेस्ट समझते हो ना, जो बिना लॉगिन के एक्सेस होता है उसे क्या बोलते हैं? गेस्ट। जैसे हम लॉगिन करते हैं वैसे देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में आपको एक डैशबोर्ड दे देता है, पैनल दे देता है, उस पैनल में आप जाते हो। सीआरएम में तो ज़्यादातर पैनल ही मिलता है। उस पैनल के अंदर अलग अलग क्या होते हैं? मेन्यूज रहते हैं। एडमिन के लिए क्या होगा? अलग पैनल रहेगा, ठीक है। तो उसी सेगमेंट को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब यहाँ पर जाकर के सबसे पहले मैं अभी अभी तो अपन एक नॉर्मल रूट ही बनाते हैं, पाथ इक्वल टू स्लैश, मतलब सामने वाला डायरेक्टली, स्लैश मतलब होता है रूट पाथ, ठीक है। और ये किस मास्टर को, देखो अब ये किस मास्टर को, मतलब किस लेआउट को इनहेरिट करेगा। तो हमने क्या नाम से बनाया है? एलिमेंट इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें आपको ये वाला चलेगा, क्या नाम से बनाया अपन ने? लेआउट मास्टर नाम से बनाया है। इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है? नहीं किया। देख, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेना, क्योंकि सबसे मेन तो यही है ना, इसी के अंडर में पूरा, मतलब अपने को बताना पड़ेगा कि ये मास्टर है, और कैसे किसी भी कंपोनेंट को कैसे अपन एक्सेस करते हैं बस। देखो ये आ गया, इसका पाथ भी आ गया, ध्यान रखना। और यहाँ पे मल्टी लाइन क्लोजिंग नहीं रहेगा, कभी भी कंपोनेंट हमेशा सिंगल लाइन क्लोजिंग में ही कॉल होता है। ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम पाथ बना रहे हैं, जैसे हम अपने ब्राउजर में स्लैश लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये वाला मास्टर क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम सभी अंदर के कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे? पाथ बनाएंगे। अब आपने देखा होगा कि एक कंपोनेंट तो सबसे डिफॉल्ट क्या होता है? रेंडर होता है। कभी भी कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो तो एक पहला पेज तो हमेशा अपने आप खुलता है, फिर उसी पेज, तो यदि आपको HTML के पहले पेज का नाम क्या होना चाहिए? index.html। ये पहचान होती है कि HTML के पहले पेज का नाम क्या होना चाहिए? index.html, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर आप कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जिस कंपोनेंट को सबसे पहले ओपन करना है
अभी आप सभी कंपोनेंट को एक बार रजिस्टर कर दो इसी स्टाइल में। क्या क्या कंपोनेंट है? फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? होम। और कंपोनेंट कैसे कॉल होता है ध्यान रखना, ये डिक्लेरेटिव में कॉल होता है। इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव पैटर्न में। ये होम हो गया। अभी नहीं आया तो इसको इंपोर्ट कर लेना, पहले इकट्ठा लिख लेते हैं फिर इंपोर्ट कर लेंगे। रूट एलिमेंट इक्वल्स टू क्या है? होम। अब इसका कोई पाथ मैं नहीं बना रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट खुलेगा, इसलिए इसमें क्या लिख दिया मैंने? इंडेक्स। जिसको बाय डिफॉल्ट खोलना है उसके सामने क्या लिख दो? इंडेक्स। अब अबाउट अस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पाथ। इसमें इंडेक्स नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या करना है? पाथ। पाथ आप अबाउट दे दो। पाथ का नाम और कंपोनेंट का नाम अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे अबाउट दिया तो यहाँ पे अबाउट। इसका नाम देखो मैंने अबाउट अस दे दिया। क्या दे दिया? अबाउट अस। तो ये नाम और ये नाम दोनों अलग अलग भी हो सकता है। फिर तीसरा, तीसरा क्या? सर्विसेस। इसका नाम क्या है? सर्विसेस नाम ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? कॉन्टेक्ट की गैलरी। गैलरी सबसे लास्ट में, ठीक है। ऐसा मतलब इसको आप ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉलिंग से मतलब नहीं रहता कि पहले क्या दिखाना है बाद में, आप कैसे भी पाथ बना सकते। सीक्वेंस डजेंट मैटर। एंड द लास्ट वन इज कॉन्टेक्ट। द नेम इज। अब इसमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेना, क्योंकि यदि आप कंपोनेंट में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं करोगे तो यहाँ कॉल ही नहीं हो। ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो मतलब यही ये चीज़ें टफ क्यों लगती है आपको पता है? क्योंकि एक ही साथ तीन चार चीज़ें याद रखनी पड़ती है। यदि आपको किसी को बोला है 4 मोबाइल नंबर एक साथ याद रखना है अननोन, तो आप देखो उसमें भी आपको कितना दिमाग लगाना पड़ेगा? 4। तो वैसे ही दिमाग लगाना पड़ता है। तो वैसी चीज़ें स्किप होने लग जाती हैं आपको। क्योंकि एक चीज़ HTML क्यों आपको अच्छे से मजा आता है? क्योंकि HTML में एक ही काम है, एक ही जगह सब लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? आपको सबको अब इसका पाथ बनाना है, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए क्या बनाना है? पाथ बनाना है। फिर उसके बाद उसको एक्सेस करना है। ये टाइम से आइए, क्या है? तो ऑफिस का भी नाम तुम कौन से ऑफिस में जाते लग हो? क्या है गया ना हमारे कंपनी में? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ पे क्या जाएगा? कॉन्टेक्ट। सर वो aim.js को शोध पे बोल नहीं रही है aim.js पे बोल नहीं रही रहती नहीं। अब ये कुछ किसी भी बना लो ऐप डॉट जेएस में, नाम क्या है? नाम से रिएक्ट में कोई नाम का कोई मतलब ही नहीं है भाई। रिएक्ट एक कस्टम लाइब्रेरी है, आप जिसका जो नाम देना चाहो वो नाम दे दो, नाम से कोई मतलब ही नहीं है रिएक्ट में। अब कुछ लोग डरते हैं कि इसको मैं नाम चेंज करूंगा ही चलेगा। सब नाम चेंज कर दो, सब चलेगा। आप खुद का रिएक्ट भी बना सकते हो। रिएक्ट का प्रिंसिपल क्या है? एक डिव लगा दिया HTML पेज में, जो आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर का फंक्शन कॉल कर रहे हो उस डिव में जाके क्या कर रहा है? कंटेंट को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। मेन इसी प्रिंसिपल पे चल रहा है ना, ठीक है। सिंगल पेज मॉडल पे चल रहा है, ठीक है। तो आप app.js का नाम, इसका नाम चाहो तो app.js दे दो, या इसका नाम रूट मैनेजर दे दो, इट्स ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सभी के पाथ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब देखो जो यहाँ पे रेंडर नहीं हुआ है, कौन कौन सा रेंडर नहीं हुआ है? होम वाला नहीं हुआ है ना, ये देखो होम वाला भी रेंडर हो गया, करेक्ट। तो ये पूरा क्रिएट हो गया, ठीक है। हम 5 पेज का वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं। अब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इसलिए मैं पहले क्या लिख लिया? पूरा स्टेप मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि मैं भी भूल सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ ना। इसलिए पहले मैंने क्या करा? ये चीजें स्टेप्स लिख लिया कि ये स्टेप्स से आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी काम करना है पहले उसके स्टेप्स लिख लो, मुझे ये बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाते जाओ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो क्रिएट रूट और पाथ फॉर ऑल कंपोनेंट्स। इसके बाद क्रिएट हेडर मेन्यू एंड लिंक ऑल पाथ ऑफ। अब आपका जो हेडर बनाया है आपने, उसमें ये सभी पाथ को क्या कर दीजिए? लिंक कर दीजिए। हेडर तो अपन ने बनाया है पहले से, कहाँ है हेडर अपना? ये हेडर डॉट जेएस,
अभी हेडर में अपन ने ये सब लिखा है, ये सब अभी हटा दो और इसमें क्या लिख दो, डीप क्लास इक्वल्स टू, यहाँ पर भी क्या ले लो एक, अब देखो इसमें क्लास नेम ले लो, क्या ले लो, क्लास नेम। क्लास नेम कौन सा लेना चाहिए इसमें, कंटेनर ले लो, या क्लास नेम इक्वल्स टू रो ले लो, यहाँ पे चाहो तो कंटेनर ले लिए, ठीक है। और मेन्यू बनाने के लिए क्या होता है, ठीक है, और ऐसा कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि यूआरएल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आप मेन्यू बनाने के लिए कुछ भी कंटेंट आप यूज़ करो, अभी तो मैं डायरेक्टली बिना कुछ किसी एलिमेंट्स के, अब इसमें देखो इसके अंदर यदि आपको किसी भी एलिमेंट के अंदर आपको लिंक बनाना है तो AH रेफरेंस नहीं चलेगा, इसमें क्या चलेगा, लिंक टैग चलेगा। लिंक एक आपका प्रीडिफाइन क्या है फीचर, ये भी किसके अंदर है, रिएक्ट राउटर नो, ठीक है। तो मतलब रिएक्ट के अंदर का जो नेविगेशन सिस्टम है वो पूरा आपके HTML नेविगेशन सिस्टम से क्या है, डिफरेंट है। किसके लिए, खुद के कंपोनेंट के, बाहर की चीजों को कॉल करना है तो आप AH रेफरेंस लगा दो, पर यदि इसके कंपोनेंट के बीच में यदि आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में यदि आप क्या करोगे, मूव कराना है, तो फिर आपको यही प्रोसेस यूज करना रहेगा। अब यहाँ पे लिंक, लिंक के अंदर क्या रहेगा, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, SRC नहीं होती इसमें होता है टू, जिसमें जाना है उसमें क्या लिखना पड़ता है, टू, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो स्लैश होम, मतलब स्लैश लगाएंगे तो होम में जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, होम के लिए चाहो तो अलग से भी बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अबाउट अस, यहाँ पे क्या है, स्लैश अबाउट अस, अबाउट अस ही नाम दिया ना, तो ये पाथ आपका सेम होना चाहिए। फिर क्या है नेक्स्ट, सर्विसेस, यहाँ पे क्या जाएगा, सर्विसेस, फिर हाँ कोई आगे पीछे भी कर सकते हो, स्लैश गैलरी, ठीक है। क्या नाम दिया है मैंने, कॉन्टैक्ट का नाम कॉन्टैक्ट दिया है, कॉन्टैक्टस दिया है, कॉन्टैक्ट, ये इसके अंदर का पूरा इम्प्लीमेंटेशन है। कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगेगा इसमें, सॉरी, क्या नहीं लगेगा, डायरेक्टली लिखो टू में, ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये JSX से लिंक प्रॉपर्टी नहीं है। तो मतलब जैसे आप H रेफरेंस यूज करते थे, AH रेफरेंस इक्वल टू, और वहां पर आप नाम देते थे, तो वहां पे H रेफरेंस के स्थान पे आप इसको यूज कर सकते हो, और A के स्थान पे आप क्या यूज कर सकते हो, लिंक यूज कर सकते हो। अब इसको कॉल कहाँ पे करना है, मास्टर में, कहाँ पे कॉल करना है, मास्टर में, क्योंकि आपका मास्टर क्या होगा, सबसे पहले लोड होगा, ठीक है। तो हेडर को आप चाहो तो मास्टर में कॉल कर लो, यहाँ पे हेडर, ऐसे सेकंड आप किसको कॉल कर सकते हो, फूटर, अब ये फूटर एक कंपोनेंट है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। HTML वाला जो हेडर होता है वो अलग है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है क्या फूटर, ये कुछ अलग नाम है, फिर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये जो आउटलेट है
अभी इसके अंदर मैं ज़्यादा डिजाइन नहीं, आउटलेट क्या करता है, जो भी जैसे आप यूआरएल में किसको हिट करोगे, स्लैश, तो जैसे स्लैश हिट करोगे तो क्या करेगा, ये होम डॉट जेएस में जितना भी कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है इस पूरे कंटेंट को ओवरलैप कर देगा कहाँ पर, ऐसे आप अबाउट अस हिट करोगे तो अबाउट अस के अंदर का जितना भी कंटेंट होगा, तो आउटलेट इज यूज टू रेंडर द चाइल्ड कंटेंट, करंट चाइल्ड कंपोनेंट कंटेंट, करंट चाइल्ड कंपोनेंट का जो भी कंटेंट होगा उसको क्या करता है, रेंडर करता है। नींद आ रही है तेरे को, सोता नहीं है क्या? अब यहां पर जाइए और यहां पे लिखिए, क्या नाम है इसका, रूट मैनेजर दिस, ठीक है। किसको कॉल करा मैंने, सबसे पहले ध्यान से देखो, मैंने ना तो होम को कॉल करा ना तो अबाउट अस, किसको कॉल करा, जो रूट बना रहा है, जो पाथ बना रहा है, क्योंकि पाथ को मैंने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे कॉल करा, और यहाँ पे आप चला दीजिए npm स्टार्ट। तो ये प्रोसेस यदि आपने एक बार, दो बार, तीन बार यदि आपने बिठा लिया ना अपने दिमाग में, तो रिएक्ट का कोई सा भी एप्लीकेशन बना सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिएक्ट का जो मेन, जिसमें 90% लोगों को ये फीचर क्लियर ही नहीं रहता कि मास्टर पेज क्या होता है। पूरा रिएक्ट पढ़ लेते हैं, उनसे पूछो लेआउट क्या है, मास्टर क्या है, भाई हैंडल कैसे करोगे, ना तो यूट्यूब वाले ज़्यादा बताते हैं। यूट्यूब वाले कैसे बताएंगे, बस कंपोनेंट बनाओ और पाथ बनाओ, बस एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में जाते जाओ। तो जो मास्टर लेआउट का प्रिंसिपल है, ये तो जरूरी है ना, नहीं तो डिजाइनिंग फिर आपको हर पेज में करना पड़ेगा, हेडर फुटर आप हर पेज में करना पड़ेगा। इससे फायदा ये है कि आपका जो मास्टर पेज है उसमें जो डिजाइन करना है कर लो, चाइल्ड का कंटेंट क्या होता जाएगा उसमें जाकर के। तो रिएक्ट बनाया इसीलिए गया है कि पार्शियली अपडेट होता है रिएक्ट, और यदि आपने अपनी वेबसाइट को पूरा फुल बना दिया, पूरा कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट में सब कर दिया, तो पार्शियली अपडेट कहाँ से हुआ फिर। ठीक है, अभी कुछ एरर है। ये इनको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी कंपोनेंट, मतलब रिएक्ट में सब कुछ कंपोनेंट होता है। तो देखो अब ये कहाँ पर है, मैनेजर, ना तो हमने इसको इंपोर्ट किया, 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 और ये चारों के चारों किसके अंदर है, ये दो रिएक्ट डोम के अंदर, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिखते जाओ, अपने आप आ जाएगा वो, एक लिख दो अपने आप करेगा। फिर इसको हटा भी देना स्ट्रिक्स से, ब्राउजर राउटर के बाद फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, राउट्स, फिर क्या है, राउटर वाला, राउटर नेटवर्किंग वाला, ये राउटर वाला नहीं है, ठीक है, ये रूट वाला है। और कोई बचा, चारों आ गए, ये आ गए थे, ठीक है। अभी मतलब इसका कलर चेंज कर देंगे अपन, ठीक है। ये आपका इसके अंदर है। इसके बाद देखो, जैसे मैं यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, अब मैंने कंटेंट एक जैसा लिख रखा है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है सभी में, तो तुमको लग रहा होगा कि वो नेविगेट, जबकि नेविगेट हो रहा है, इतना स्मूथली नेविगेट हो रहा है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप सेकंड कंपोनेंट आपका लोड हो गया। और नॉर्मल आप HTML में कोई वेबसाइट बना के देख लो, ऐसा झूमेगा, जैसा लगता है जैसे डांस कर रहा हो। होम से अबाउट अस में जब कंटेंट वापस आता है तो ऐसा डांसिंग मोड में आता है। इसमें आपको बिल्कुल स्मूथली, क्योंकि ये पूरा सिंगल पेज में पूरा काम हो रहा है ना। तो इसके अंदर जाइए और अबाउट, बस यहाँ पे चेंज मैं इतना ही कर देता हूँ, बाकी लोरम कंटेंट तो वैसे भी पढ़ोगे ही नहीं, ये पढ़ोगे, वेलकम इन कॉन्टेक्ट अस पेज, गैलरी, और क्या बचा, सर्विसेज डॉट जेएस, वेलकम इन सर्विसेज पेज, ठीक है, दैट्स इट। अब देखो, जैसे अबाउट में गया, अबाउट में गया, सर्विसेज, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, होम, करेक्ट। इस तरीके से हम पूरा रेंडरिंग कर सकते। अब इसमें डिजाइनिंग थोड़ा और अच्छा कर दो, और डिजाइनिंग करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पूरा जो डिजाइनिंग करना है वो सिर्फ एक ही पेज में बेसिकली करना है, दैट इज कॉल्ड master.js। हालांकि मैंने यहाँ पे हेडर और फूटर अलग अलग बनाया है, ठीक है, बनाना चाहो नहीं बनाना चाहो तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर हेडर फूटर, यहाँ पे बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि ये भी पेज क्या रहेगा, एक ही रहेगा। करेक्ट। अगर अभी कंपोनेंट फॉर्म में लिए तो यानी हेडर बना भी बना सकते, यहीं बना लो, अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं पर हेडर बना सकते हो, यहीं पे फूटर बना सकते हो, ठीक है, हेडर एंड। अब ये जो मेन्यू है, नेविगेशन है, इसके अंदर का जो हाइपर लिंक है इसको भी थोड़ा प्रॉपर बना दो। कहाँ से बनाओगे? ये लिंक अपन ने मैनेज किया है। अब इस लिंक को आप क्या करो, एक अलग से ULLI में रख दो। किस में रख दो? UL, और यहाँ पे LI, पता है ना ये कौन सा टैग होता है? बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप तो लगा दिया है शायद अपन ने, इसमें लगा दिया है ना बूटस्ट्रैप। बताओ कौन सा टैग होता है मेन्यू बनाने के लिए, क्या रहता है? बस हो गया, मेन्यू बनाने के लिए सेलेक्ट होता है। कौन सा क्लास होता है बूटस्ट्रैप का मेन्यू के लिए? क्लास इक्वल्स टू नैव और नैव आइटम, ठीक है, नैव और नैव आइटम का यूज होता है। सब आजकल याद कुछ भी नहीं है। Control X, gallery, and another one is contacts, ठीक है। अभी इसके अंदर क्लास नहीं लगाया, क्या नहीं लगाया? क्लास। तो यहाँ पे क्लास नेम इक्वल्स टू क्या आएगा? नैब। इसमें क्लास नेम चलता है, और यहाँ पे क्लास नेम इक्वल्स टू नैब आइटम। अब इसमें देखना कहीं नैब आइटम है, क्योंकि हाइफन वालों को क्या करता है, कैपिटल में लिख देता है। अभी देखना पड़ेगा इसमें ये प्रॉपर्टी ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है। ले रहा है, ठीक है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ले रहा है प्रॉपर। बूटस्ट्रैप तो लगा हुआ है। अब इसमें आप कलर भी चाहो तो एक्सटर्नली जो भी आपका लिंकिंग है, क्योंकि अपन ने हेडर के अंदर मेरे ख्याल से app.css को भी कॉल किया होगा, नहीं किया? अच्छा, वहीं से पूरा मैनेज हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहो तो इसमें बूटस्ट्रैप के लिए चाहो तो इसका बूटस्ट्रैप 5 के अंदर बूटस्ट्रैप 5 लिखिए, इसमें मत जाना। अच्छा ये, और यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है? नेविगेशन। यहाँ पे नेविगेशन में आप देख लो कौन कौन से लिंक आपके पास है। देखो नैव और नैवाइट, और लिंक में क्या लगाना है? नैव लिंक लगाना है। क्या लगाना है? नैव लिंक। क्लास यहाँ पे नहीं लिखते, इसमें क्लास जो है ना रिएक्ट में पहले से एक रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए जहाँ पे आप क्लास क्लास किस में यूज़ होता है? कंपोनेंट में, इसलिए इसमें क्लास के स्थान पे क्या लगाना है आपको? क्लास नेम। ये चीज़ ध्यान रखना। क्या नाम है क्लास नेम का? नैव लिंक। दिस वन। मतलब अभी मैं बूट स्ट्रैप यूज़ करना चाह रहा हूँ, देखो ये प्रॉपर अप कर दिया, डिस्टेंस मेंटेन कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें कलर भी लगा लो। कौन सा कलर लगा सकते हैं? जैसे ये कलर कौन सा है आपका, इसमें वाइट कलर लगा देंगे। वाइट के लिए क्या है, कलर कोड क्या होता है वाइट के लिए? लाइट कौन सा? टेक्स्ट इन्फो भी आप यूज़ कर सकते हो ना, ठीक है। अब कलर कोड भी, आपको कलर कोड यदि भूल जाता है तो कलर कोड भी यहाँ से देख लो।
ये देखो बूटस्ट्रैप 5 कलर्स। हाँ, ये ब्लैक वाले भी लगा सकते हो, टेक्स्ट डार्क भी लगा सकते हो, टेक्स्ट वाइट है देखो इसमें। कौन सा है? टेक्स्ट वाइट। तो एक से ज़्यादा क्लास यदि आपको कॉल करना है, जैसे कर दो टेक्स्ट वाइट, स्पेस दे करके, मतलब उसी के अंदर आपको स्पेस देना है बस। टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट एंड टेक्स्ट वाइट। इस तरीके से हम पूरे कंटेंट को इसके अंदर रेंडर कर सकते हैं। ये आ गया, ठीक है। होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस। अब कंटेंट आप ऊपर नीचे ज़्यादा कर सकते हो कि कोई भी कंटेंट को आपको बढ़ाना है घटाना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको हैंडल कर सकते, ठीक है। बन जाएगा। यस। तो मतलब मेन आपको इसके अंदर का आर्किटेक्चर समझना है कि किस तरीके से ये पूरा काम करता है। अभी इसका आर्किटेक्चर क्या है, अभी इसका फ्लो क्या है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन को लोड कर रहे हो तो सबसे पहले आपका ये जो रूट मैनेजर है ये क्या हो रहा है, इसके अंदर लोड हो रहा है। और पूरे कंपोनेंट, आपने कंपोनेंट तो बना दिया पर पूरे कंपोनेंट कॉल किससे हो रहे हैं, रूट से हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये रूट्स का जो पर्टिकुलर सीक्वेंस, अब इसमें मिस्टेक आप क्या करते हो कि इस रूट को यहीं बंद कर देते हो। देखो ये रूट ध्यान रखना, ये यहाँ बंद नहीं हो रहा है, ये बंद कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर बंद हो रहा है। और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्या है, सब रूट है। सबसे पहले मास्टर ही रहा। हाँ। हाँ, क्योंकि आप एलिमेंट इक्वल्स टू मास्टर इसलिए करना है क्योंकि मास्टर पहले लोड होगा ना, ठीक है। और उसके बाद इस मास्टर के, मास्टर मतलब हर हर पाथ के लिए मास्टर लोड हो रहा है, ठीक है। आप अबाउट कॉल कर रहे हो तब भी मास्टर तो चल ही रहा है। और अबाउट के अंदर का जो पूरा कंटेंट है वो मास्टर के अंदर, जहां पर आपने आउटलेट लगाया, क्या लगाया हुआ है, आउटलेट लगाया हुआ, वहां पर क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है। मास्टर के हम्म? मास्टर के अंदर ही सब जा रहा है मतलब। हाँ, मास्टर के अंदर ही पूरे जा रहे हैं ना, ठीक है। हेडर फुटर तो अपन ने नॉर्मल इसको यहाँ पे कॉल कर लिया है, ओके। तो बन जाएगा। अब जैसे इसमें इमेज लगाना है, क्या लगाना है, इमेज लगाना है। तो इमेज लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सीधे आप कहाँ पे रखो, पब्लिक में रखो। देखो ये इमेजेस बनाया तो रखा भी तो है यहाँ पे कुछ अपन ने, ठीक है, यहीं से लगा लेते हैं। अब ये इमेज को यदि इसमें लगाना है तो आप लगा दो। कहाँ पे, अब इसमें कुछ नहीं करना, मास्टर में जो भी आपको करना है चाइल्ड कंटेंट में करना है। कहाँ पे करना है, चाइल्ड कंटेंट, ठीक है। जैसे होम डॉट जेएस। अब मैं चाहता हूँ एक तरफ कंटेंट हो जाए और एक तरफ इमेज हो जाए, तो क्या करूँगा, हाँ, बूटस्ट्रैप। क्या यूज़ करोगे बूटस्ट्रैप में, पहले ही कॉलम लगा देगा। रो लगाएंगे और दो कॉलम बनाएंगे, इतना क्यों घबराने लग जाते हो। एक रो लगाएंगे और रो के अंदर दो कॉलम लगा देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, ठीक है। पहले इसको कंटेनर कर दो, ड्यू क्लास नेम इक्वल टू 100% देना है तो कंटेनर फ्लिट कर दो, ठीक है। कंटेनर फ्लिट मतलब 100%। और थोड़ा विड्थ में मार्जिन देना है तो कंटेनर कर दो। क्लास इक्वल्स टू क्या रहेगा, इस क्लास नेम, क्लास नेम इक्वल टू रो। इस रो के अंदर फिर दो क्लास, डिव क्लास नेम इक्वल टू कॉल। अभी तो कॉल कॉल ही लिख दो क्योंकि दोनों को बराबर साइज में देना है। टारगेट स्क्रीन तो अपने को रखना नहीं है, अपन चाहते हैं कि सभी स्क्रीन में एक जैसे दिखे, ठीक है। ये आ गया। और यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा आपको, एक इमेज। और इमेज के लिए क्या होगा, इमेज एस आर सी इक्वल्स टू इमेजेस स्लैश, क्या नाम है इमेज का, कुछ भी नाम दे दो, 2.jpeg। ये सिंगल लाइन क्लोजिंग। इस तरीके से आप इसको लगा सकते। इसमें लगा है होम में,
क्या हुआ, रेंडर नहीं हुआ? ये आ गया। अब इसके आजू बाजू दिखाना है, उसके लिए क्या करो, ये दिख गया ना, वो पूरा 100% में था। ठीक है, ये आजू बाजू दिख रहा है। अब इसमें जो साइज मैनेज करना है, ये सब मैनेज करना है, तो आप यहाँ पे मैनेज कर लो, कॉल SM6 और कॉल SM। तो जो मीडियम डिवाइस होगी वहां पर वो क्या करेगा, अब ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो इमेज के लिए भी क्या रहता है, रिस्पॉन्सिव इमेज के लिए भी एक टैग होता है, क्या नाम है बताओ? बूटस्ट्रैप किसी ने नहीं पढ़ा? मैंने लिंक दे रखा है, एक्सक्यूजेस मत दिया करो। पढ़ते हो नहीं, बस कभी नींद खुल जाती है, 5-6 दिन के लिए पढ़ोगे, फिर गांव चले जाओगे, एक गांव। इसके लिए IMG रिस्पॉन्सिव है, देख लेना कोई ना कोई टैग है, IMG फ्लैट भी रहता है। इसमें जाओ, यहाँ पे देखो, कुछ भूल जाओ सीधे इसके अंदर आएगा। देखो इमेजेस, हाँ मतलब इमेज को छोटा तो अपन कर ही सकते हैं, वो तो अपने पास ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज रहेगा तो फिर तो वो दुनिया में कोई भी उसको रिस्पॉन्सिव नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव के लिए क्या है, IMG फ्लूट, जितना ये कर पा सकता है। अब अलग अलग वर्जन में अलग अलग क्लास है, जैसे अभी लेटेस्ट वर्जन जो अपन 5 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये सब क्लास है, और यही यदि आप बूट स्ट्रैप 3 में लेके जाओगे तो ये नहीं चलेगा, वहाँ पर IMG रिस्पॉन्सिव है। तो हर बूट स्ट्रैप के अंदर इसके क्लास के नाम भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये देखो प्रॉपर कर दिया उसने अपने आप, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिव है, अब इसको मोबाइल में ओपन करो, मोबाइल में आपको प्रॉपर देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, प्रॉपर जैसे मोबाइल में आप ओपन करोगे वैसे ही दिखेगा। हाँ ठीक है, तो इसमें सब दिया हुआ है, कभी भी फंस जाओ, मैंने बताया ना, मैं भी कभी भी फंसता हूँ, मैं यहीं से देखता हूँ, हर टैग के अंदर एक चीज़ें हैं, वहाँ से आप बस क्लास नेम आपको उठाना है। जैसे मुझे कभी वर्जन में मिसमैच हो जाता है कि अब जैसे मैं IMG रिस्पॉन्सिव लगा रहा था तो वो बूट स्ट्रैप 4 का है, बूट स्ट्रैप 5 में क्या आ गया, IMG फ्लैट आ गया। तो इतना आप बना करके देखिए 5 पेज की वेबसाइट कैसे क्रिएट होंगे, ये पूरा रिकॉर्डिंग में भी है, रिकॉर्डिंग देख देख करके भी आप बना सकते हो पहली बार में, ठीक है, पर इसको ट्राई करिए।